नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है मैक्सिको के एल सिल्वाडोर से। एक मछुआरे की ये कहानी है जो किसी के यहाँ पे नौकरी करता था और उसी की बोट में वो मछलियाँ निकालने जाता था। उसके बदले में उसको जो मेहनताना मिलता था उससे वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। इसको 15 साल का अनुभव था मछली पकड़ने का और ये अपने एक और साथी के साथ मछलियाँ पकड़ने जाता था। एक दिन उसके मालिक ने कहा कि आप मछलियाँ पकड़ के लाओ, तो उसने वहाँ पे जाने के लिए अपने साथी को बोला कि हम मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। उस दिन था 18 नवंबर 2012। उसने अपने साथी को बोला कि मछलियाँ पकड़ने के लिए चलते हैं, एक दो दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन उसी दिन उसके साथी को कोई काम पड़ गया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, इस बार आप खुद ही चले जाओ। तो अकेला तो जा नहीं सकता था, तो उसने अपने इधर उधर नज़र घुमाई तो उसे एक और दूसरे साथी का पता चला जो कि इस मछली पकड़ने का काम सीख रहा था। उसका नाम था कोडोबा। कोडोबा एक 20 साल का लड़का था जो काम सीखना इसने स्टार्ट किया था। उसने उसको बोला कि आप मेरे साथ क्या मछली पकड़ने चलोगे? तो उसने कहा ठीक है, मैं चल लेता हूँ। तो दोनों ने चलने के लिए अपना सामान जमा किया बोट में। जो सामान उन्होंने साथ लिया वो था 16 गैलन पानी था, 70 गैलन फ्यूल था। उसमें वो इंजन वाली एक बोट थी जो 20 फीट की 21 फीट की एक बोट थी। तो उसके लिए फ्यूल लिया, एक बाल्टी ली थी, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लिया, एक ट्रांसमीटर लिया, 2-3 चाकू रखे उन्होंने, एक मोबाइल फ़ोन लिया, एक टू वे रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो समुद्र में जाते हैं तो वो लेके जाते हैं, एक वो लिया जो अपने मालिक से सीधा बात कर पाए, कोई समस्या आ जाए या कुछ भी उनको परेशानी हो तो उसे कम से कम उसे बता तो सकें। जिसकी बैटरी जिस दिन चले तो 50% चार्ज थी। चार्ज करना चाहिए था, पर जो सिल्वाडोर था उसने सोचा कि 2 दिन में तो आ ही जाएंगे, बैटरी इनफ है, चल जाएगी। तो उसने उसको चार्ज नहीं किया और 90 केजी उन्होंने आइस ली कि मछलियाँ जो पकड़ेंगे तो आइस बॉक्स में रखेंगे तो मछलियाँ पकड़ने के बाद सड़ न जाए। तो उसके लिए उन्होंने आइस ली थी। दोनों चले और उन्होंने उस दिन था 18 नवंबर 2012 को। जो सिल्वाडोर और कोडोबा दोनों मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं। मछली पकड़ते पकड़ते वो लगभग समुद्र के अंदर चले जाते हैं। 50 मील के लगभग अंदर चले जाते हैं। 50 मील के लगभग अंदर चले जाते हैं। पहले दिन उन्होंने मछलियाँ पकड़ी, दूसरे दिन भी उन्होंने मछलियाँ पकड़ी, तीसरे दिन उनको वापस लौटना था, यानी कि 20 नवंबर को उनको रिटर्न आना था। लेकिन उस दिन मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने के कारण दोनों ने जल्दी निकलना उचित समझा, लेकिन समुद्र में तूफान आ गया। दोनों, जो सिल्वाडोर और कोडोबा, दोनों समुद्र की लहरों में तूफान में फंस गए। कोशिश बहुत की चलने की, मगर तूफान ने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। जिस रुख का तूफान था वो उसी तरफ हो लिया। काफ़ी देर तक तो तूफान के थपेड़ों से दोनों लड़ते रहे, जूझते रहे, बचने की जद्दोजहद करते रहे। तूफान थमा। उन्होंने देखा कि जो उनकी नाव थी उनको वो काफ़ी दूर घसीट ले गया था। तूफान आने के बाद उन्होंने देखा कि हम उससे तट से काफ़ी दूर आ गए। जो नाव थी वो बहुत छोटी, एक बिल्कुल फ्लैट नाव थी। फ्लैट नाव मतलब उसमें ना तो कोई लंगर था, ना कोई पर्दा वगैरह लगा हुआ था, ना कुछ ऐसा था जिसे सीधा एक बोल सकते हैं आप फ्लैट थी। कोई दूर से अगर जो ढंग से उसको देखना चाहे तो देख भी नहीं सकता था। तो उन्होंने फिर दोबारा से समुद्र से तट की तरफ रुख किया। चले वो काफ़ी दूर चलने के बाद में उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन करना चाहा तो देखा कि जो उनका जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है वो ख़राब हो गया था। उन्हें वो रास्ता नहीं बता रहा था, जीपीएस सिस्टम ख़राब हो गया था। तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन जो पॉलीथीन में लपेट के लेके गए थे उन्होंने उसको निकाला तो वहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी थी नहीं। तो उन्होंने जो टू वे
रेडियो फ्रिक्वेंसी जो 50% चार्ज थी उसको निकाला। मैंने मालिक को से फ़ोन किया, यानी संपर्क किया, तो मालिक को बोला कि हम रास्ता भटक गए, हमें मालूम नहीं है, हम कहाँ पे, हमारी मदद कीजिए। तो उसने कहा कि इधर उधर देखो, आप कोई जहाज़ या कोई नाव दिखाई दे, उससे मदद मांगो। तो उसने कहा कि दूर दूर तक कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोशिश करके हमारी मदद कीजिए। तो उसके मालिक ने कहा ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम कोशिश करते हैं। फिर भी वो चलते रहे। तो जब समुद्र से 120 किलोमीटर दूर रह गए थे, उनको तट दिखाई देने लग गया था। उन्होंने सोचा भी पहुंच जाएंगे, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तूफान दोबारा आ गया। दोबारा तूफान में वो दोनों फंस गए। अब वो जाना कहीं और था, कहीं पहुंच कहीं और गए। जैसे ही तूफान आया, बोट का इंजन धुआं दे गया। वो तट की तरफ जा ही नहीं पाए। वो उनको जो तट नज़र आ रहा था, जब वो ख़त्म हुआ तूफान, तो देखा हम तो बहुत दूर निकल आए, कोई ढूंढ ही नहीं रहा, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो जो सिल्वाडोर एक मंझा हुआ मछुआरा था, फिशरमैन था, तो उसने उसका कोडोबा था जो उसका हौसला जवाब दे रहा था कि वो, क्योंकि वो सीख रहा था नया नया मछुआरे का काम, तो उसको बोला हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे। कोडोबा उसकी उस पर भरोसे पे ही चलता रहा। 20 नवंबर को वापस आना था, उसी दिन तूफान आ गया था। वो समुद्र से काफ़ी दूर चले गए थे, तट से काफ़ी दूर चले गए थे समुद्र में। 24 नवंबर को फिर एक तूफान आया। वो और पता नहीं कहाँ चले गए, उनको मालूम ही नहीं कहाँ पे। रास्ता पूरी तरह भटक चुके थे, चारों तरफ पानी ही पानी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नाव में पानी भर गया था। उन्होंने जब वो फिशिंग करने गए थे, तो उन्होंने लगभग 500 केजी मछलियाँ पकड़ रखी थी। अब समुद्र में कुछ पता नहीं हम कहाँ हैं। अपनी आप नाव जहाँ भी जा रही है, भगवान भरोसे उधर ही जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, नाव डूब जाएगी तो मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो वो जो 500 केजी मछलियाँ थी वो समुद्र में फेंकी। यहाँ पे एक बात और बता दूँ, जैसे वो समुद्र में मछलियाँ फेंक रहे थे, तो शार्क मछली का बहुत खतरा होता है, वो आ सकती है, क्योंकि समुद्र में इकट्ठी एकदम मछलियाँ मिले तो उनकी जान को भी खतरा था। उन्होंने उन मछलियों को समुद्र में फेंक दिया। बाद में जो आइस थी, आइस बॉक्स में, वो भी फेंक दी। पानी था उनके पास, थोड़ा पानी बचा के अपने हिसाब से, और वो बाकी पानी भी फेंक दिया। गैसोलीन लेके गए थे वो, जो उसमें फ्यूल लेके गए थे उसके लिए, इंजन के लिए 70 गैलन, वो भी फेंक दिया। अब उनके पास समुद्र के अंदर नाव में बचा कुछ नहीं था। थोड़ा सा पानी, कुछ खाने के लिए वो जो लेके गए थे, वो रास्ता पूरी तरह भटक चुके थे, मालूम नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे। बस जहाँ समुद्र लेके जा रहा था वहीं जा रहे थे। बीच समुद्र में जब दूर दूर उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, तो कोडाबा का हौसला जवाब दे जाता था। मगर उसको फिर से वो जो सिल्वाडोर समझाता था, हम पहुँचेंगे, हम जाएंगे, हम नाव में हम जाएंगे, पहुँचेंगे, हम दोबारा अपने देश जाएंगे, अपने घर जाएंगे, हौसला नहीं तोड़ना है। चलते रहे। 2-4 दिन में जो उन्होंने खाना रखा था, पानी रखा था, वो ख़त्म हो गया। अब जीने की जद्दोजहद स्टार्ट हो गई। अब पहले तो जद्दोजहद स्टार्ट थी तट पे जाने की, अब दोबारा जद्दोजहद स्टार्ट हो गई जीने की। अब क्या खाएं, क्या पिए, कुछ समझ में आ नहीं रहा था उनको। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र से जो मेंढक, केकड़े, जो भी उनको समुद्री जीव मिल जाता था, उनको निकाल के वो कच्चा ही खाने लगे। जीवन बचाना था। पानी की समस्या कैसे दूर करें। समुद्र का पानी तो इतना खारा, इतना बेकार होता है कि वो गला खराब कर दे, पेट खराब कर दे। आदमी 2-4 बार पी ले तो शायद उसको कुछ और बीमारियां लग जाए, वो वैसे ही मर जाए। पिए तो क्या पिए। तो जो सिल्वाडोर एक मंझा हुआ मछुआरा था, तो उसने कहा हम जो यूरिन पास करते हैं उसको पी लेते हैं। कोडाबा ने मना कर दिया कि मैं नहीं पीऊँगा, मरते क्या ना करते। 1-2 बार मना करने के बाद कोडोबा और जो सिल्वाडोर दोनों जो यूरिन पास करते थे उसको किसी चीज़ में लगी, पीने लगे। खाने के लिए कच्चा जो भी मेंढक, जो केकड़ा, जो समुद्र जीव मिल जाता था उसको कच्चा ही खाते थे। पेट खराब होने लगे। धीरे धीरे दिन रात पता ही नहीं चलता, कब दिन हुआ कब रात हुआ। दिन बदलते रहे,
रातें बदलती रही मगर उनकी किस्मत नहीं बदली। समुद्र में घूमते रहे, न मालूम वो किधर है, कहाँ है, किसी को कोई मालूम नहीं। न खुद जो सिल्वाडोर को पता है, न कोर्डोबा को पता है कि हम कहाँ पे हैं। 1 महीना हो गया। एक दिन कोर्डोबा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हुई। उसने उसको बताया, उसने उसको फिर हौसला दिया कि हम पहुँचेंगे समुद्र किनारे, हम अपने घर जाएंगे, हिम्मत मत हारो। एक दिन जब सुबह उठे 30 दिन बाद, तो कोर्डोबा उठा नहीं। उन्होंने कोशिश की उसको जगाने की, मगर कोर्डोबा उठा नहीं। उसने उसको खूब हिलाया डुलाया, लेकिन कोर्डोबा मर चुका था। कोर्डोबा मरने के बावजूद जो सिल्वाडोर उससे 3-4 दिन बातें करता रहा। सोचा ये सो रहा है, जिंदा है। वो एक इंसान की तरह उससे बातें करता रहा, खाना खा लो, पानी पी लो, हम पहुंचेंगे तट पे। लेकिन कोर्डोबा मर चुका था। 3-4 दिन बाद उसको महसूस हुआ कि ये मर चुका है, मैं अकेला हूँ। उसने उसके कपड़े निकाले और कोर्डोबा को समुद्र में फेंक दिया और चल पड़ा एक ऐसे सफ़र पे जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। मालूम नहीं था कहाँ जाएंगे, कहाँ मेरा मंजिल है, कहाँ पहुँचेंगे, मगर चल पड़ा। दिन बदलते गए, रात बदलते गए, किस्मत नहीं बदली। न मालूम वो कहाँ पहुँच गया था। बहुत बार उनको समुद्र में जहाज, शिप काफ़ी दिखाई दिए, मगर वो नाव बिल्कुल, ना उस पर कोई लंगर था, ना कोई पर्दा था, ना कुछ था, किसी को दूर से नजर ही नहीं आई। उसने खूब आवाज़ें भी थी, मगर समुद्र की लहरों में दूर होने के कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दी। चलता रहा अपनी किस्मत के भरोसे। दिन बदले, महीने बदले, यहाँ तक साल भी बदल गए। चलते चलते वो बिल्कुल हालत उसकी खराब हो गई थी। बाल बेतरकीब बढ़ गए थे, दाढ़ी, मूछ, सब उसके नाखून, उसके एकदम उसका रूप जैसे चला था वो बिल्कुल बदल गया था। मांस खत्म होकर हड्डियों को चिपक गया था, आंखें धस गई थी। भगवान भरोसे वो एक दिन नाव में लेटा हुआ था। उसने देखा, सुबह सुबह जब वो लेटा हुआ था तो उसने देखा कि पशु पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। उसने आंखें खोली, उसने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। उसने धीरे से आंखें खोली तो उसको दिखा, सच्चाई में उसको दिखा कि हाँ पक्षी हैं। तो वो मछुआरा था, उसको मालूम था कि जहाँ पे पक्षी हैं मतलब वहाँ पे ज़मीन है। वो उठा नाव में, देखा उसने एक दूर टापू उसको दिखाई दिया। अब उसने कोशिश करनी स्टार्ट करी, टापू की तरफ पहुँचने की तरफ स्टार्ट किया। उसने कोशिश करता रहा, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो लहर दूसरी तरफ की थी, वो उसको उसकी तरफ खींच रही थी। मगर उसने सोचा अगर जो मैं आज इस मौके से चूक गया तो नहीं मालूम मैं फिर कभी ऐसा मैं ज़मीन देख पाऊँगा। उसने भी कोशिश स्टार्ट रखी। जब बिल्कुल तट के नज़दीक पहुँचने को उसकी नाव हुई तो लहर ज़्यादा जोर मारने लगी। उसने सोचा कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, अब मैं ये मौका नहीं चूकना चाहता, और वो नाव से कूद गया। और वो मछुआरा था, जितनी उसमें हिम्मत बची हुई थी वो तैर के किनारे पे पहुंचा। किनारे पे पहुंचने के बाद वो एकदम निढाल हो गया और समुद्र की रेत में वो बेहोश होकर गिर गया। जब वो वहाँ पे गिरा तो उसको वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था। वो जहाँ पे पहुँचा था उसका नाम था मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड था ये, इबून नाम की एक जगह थी और ये न्यूजीलैंड के पास पड़ती है। यहाँ पे एमी और रसल दोनों पति पत्नी थे। वो वहाँ से नारियल लेने के लिए आया करते थे। लेके गए तो जब उसकी आंखें खुली तो एकदम बोलने लग गया, कुछ भी बड़बड़ाने लग गया। जल्दी जल्दी 3-4 मिनट वो बोलता ही रहा। एमी और रसल इंग्लिश जानते थे, वो उस इंग्लिश में बात कर रहे थे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो बड़बड़ाता रहा। वो अपने मन में जो पिछले 1 साल से वो किसी से उसने बात ही नहीं की थी, वो उस दिन जी भर के उनके सामने बोल लेना चाहता था।
2-3 मिनट बोलने के बाद वो खूब जोर जोर से हंसा। उसको देख के एमी और रसल भी बहुत जोर से हंसे। उसका इलाज चला। तब वहाँ पे एक मार्शल आइलैंड पे एक अमेरिकन एम्बेसडर भी वहाँ पे रहते थे। वो आए, उन्होंने उसकी बातें समझी। ऐसे ऐसे मैं मैक्सिको से आया हूँ, मैं रास्ता भटक गया था, नाव समुद्र तूफान में फंस गई थी। तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे। 14 महीने 438 दिन 438 डेज समुद्र में रहा था। न खाना है न पानी है, बस जीना है। जीने की ललक है, तलब है, दृढ़ निश्चय है। जीना चाहे कुछ हो जाए, जीना है। आजकल की इस दुनिया में आपने खूब आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। जीवन भगवान ऐसे ही नहीं देता है। अगर जो इस कहानी से कोई सबक लेना चाहता है, जीने की लालसा हो किसी की, तो इस कहानी से सबक ले सकता है। जब वो उस आइलैंड पे पहुंचा, न्यूजीलैंड के पास था, 6700 मील का सफर तय किया था उसने 438 दिन में, लगभग 800 किलोमीटर। हॉस्पिटल में उसको एडमिट रखा। जो सिल्वाडोर जब ठीक हुआ तो उसके घर उसको लगभग 15 महीने बाद उसको ससम्मान बाइज्जत मैक्सिको भेजा गया। वहाँ पे जाने के बाद जब वो कोर्डोबा जिंदा था तो उसने एक प्रॉमिस लिया था कि मैं अपनी माता से बहुत नाराज़ हूँ। अगर जो मैं मर जाऊँ तो मेरी माता के पास जाना, मेरी माँ के पास जाना और कहना मैं अब नाराज़ नहीं हूँ। वो नाराज़ इसलिए था कि उसकी माँ ने किसी और से दूसरी शादी कर ली थी। उसने कहा था मेरी माता को बताना कि मैं अब नाराज़ नहीं हूँ। ऐसे ही जो सिल्वाडोर ने उसको बोला था अगर जो मैं मर जाऊँ तो मेरी मम्मी को भी बताना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सिल्वाडोर मैक्सिको गया, वहाँ पे उसका काफ़ी स्वागत किया गया। उसके बाद उसको काफ़ी पैसे भी मिले। पैसे मिलने के बाद जो फाइनेंशियल वो जो फिशिंग का काम करता था वो उसने बंद कर दिया। रीज़न 2 थे। उसने डॉक्टर ने बताया था कि 438 दिन समुद्र में रहने के कारण इसका दिमागी संतुलन हिल गया। अगर जो ये कभी भी अकेला रहा या पानी से नहीं इतना देखा तो इसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए इसको पानी से और एकांत से दूर रखना। वो कभी उस दिन के बाद समुद्र की तरफ भी नहीं गया। काफ़ी सारी उसको उधर से पैसे मिले, जिसके लिए पैसे के लिए वो काम करता था, उसकी ज़रूरत उसको पड़ी नहीं। लेकिन अभी जैसे मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को मालूम चला बाद में कि कोर्डोबा की माँ ने शायद, मैं अगर तो मेरे फैक्ट गलत नहीं है तो शायद उस पर केस कर दिया था, क्योंकि ये कहानी है 18 नवंबर 2012 की और 1 साल बाद वो आया था। तो लगभग वो 2014 में आया था। तो उसके बाद काफ़ी दिन बाद ऐसी अपुष्ट खबरें मेरे पास हैं, अपुष्ट फैक्ट कह सकते हैं कि कोर्डोबा की माँ ने शायद उस पर जो सिल्वाडोर पे मुकदमा कर दिया था, क्योंकि उसने ये कोर्ट में कहा है कि उसने उसको मार के खा लिया, इंसानी मांस उसका खा लिया है भूख के कारण, और मेरे बेटे को मरा नहीं, इसने मारा। बाकी ये एक रिसर्च का विषय है जो मेरे पास इसका अभी कोई आंसर नहीं है। बाकी जितनी मेरे को जानकारी थी मैंने बताया। बस सबसे जो मेरे देखने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, जीवन में कभी हार नहीं मानना। मैंने आज ये दूसरी कहानी सुनाई है। पहली कहानी उरुग्वे की टीम की थी जो 72 दिन तक एंडीज पहाड़ी पर उन्होंने अपना जीवन काटा था। आज ये दूसरी कहानी है जो प्रेरणा देती है जीवन कितना अनमोल है। आप सबसे निवेदन है, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।